चलो देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का थोड़ा बात लास्ट क्लास में किया था। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात किया था। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, जहां स्पर्म बनते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होते हैं और एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है प्लस कुछ डाक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्सटर्नल जो जेनिटलिया है, एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट है, जेनिटलिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो हम एक डायग्राम से देखते हैं कि मेल के बॉडी में ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो कैसा दिखता है। देखो, वन पेयर ऑफ टेस्टिस लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ये मैंने कल बताया था। एक एक टेस्टिस किससे कवर्ड होते हैं? लूजली फोल्डेड एक कवरिंग से कवर्ड होता है, जिस कवरिंग का नाम है स्क्रोटम। एक सैक जिससे कवर्ड होते हैं, इसका नाम है स्क्रोटम, और ये होता है टेस्टिस। तो ये टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं। टोटल कंपार्टमेंट कितना बोला था मैंने? टोटल कंपार्टमेंट 250। एक एक में टोटल कंपार्टमेंट कितना है? 250 कंपार्टमेंट्स है। ऐसे एक एक टेस्टिस में 250 ऑफ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। एक एक टेस्टिस में ऐसे 250 ऑफ कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं। एक एक कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? एक एक कंपार्टमेंट को कहा जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहा जाता है। टोटल कितना है? 250 इन ईच टेस्टिस। तो ये एक एक टेस्टिस में, एक एक कंपार्टमेंट में यहां 1 से 3 नंबर में बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड क्या मिलता है? ट्यूब्स मिलता है, जो ट्यूब का नाम था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर एक टेस्टिस के एक एक चेंबर में, एक एक कंपार्टमेंट में। इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक कंपार्टमेंट से कितना है, ये भी नंबर याद रखना है, 1 से 3। हर एक कंपार्टमेंट से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकल के एक कॉमन डाक्ट बनाते हैं। हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल से निकल के एक कॉमन डाक्ट बनाते हैं। इस कॉमन डाक्ट का नाम है रेटिटेस्टिस। इस कॉमन डाक्ट का नाम है रेटिटेस्टिस। हर एक रेटिटेस्टिस बाहर आके एक कॉमन और भी डाक्ट बनाते हैं, जिसका नाम है वासा इफरेंसिया। इसका नाम है वासा इफरेंसिया फिर जाके एक कॉमन डाक्ट बना लेते हैं, यहां मोटा थोड़ा सा ज्यादा। इस डाक्ट का नाम है बोलो, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस यहां से एक पतला सा डाक्ट बनाते हैं, जो स्पर्म को कलेक्ट करके लेके जाते हैं पेनिस की तरफ। इस डाक्ट का नाम है वास डिफरेंस और वासा डिफरेंसिया। दिस डाक्ट का नाम है वास डिफरेंस और वासा डिफरेंसिया। ठीक है, ये है डाक्ट्स, ये सब एक्सेसरी डाक्ट्स हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए ये जो डाक्ट लिखा एक्सेसरी डाक्ट्स, कौन कौन सा डाक्ट है? पहले हमने एक डाक्ट के बारे में पढ़ लिया था कल ही, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये भी एक डाक्ट है ना, 1 से 3 मिलता है। प्लस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके कॉमन डाक्ट बनाते हैं, जिसका नाम है रेटिटेस्टिस कॉमन डाक्ट बनाते हैं, जिसका नाम है वासा इफरेंसिया कॉमन जो डाक्ट बनाते हैं उसका नाम है एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जाके क्या बनाते हैं? वासा डिफरेंसिया और वास डिफरेंस। ये हो गया एक्सेसरी सारे डाक्ट। तो इधर से भी आते हैं और इधर से भी आते हैं।
इधर से भी आता है और इधर से भी आते हैं। ये भी वास डिफरेंस से कहां से आया, यहां से आया, इस टेस्टिस से आया। ठीक है, तो ये यहां आके जरूर यहां क्या होगा, मिलेगा एक जगह आके। प्लस इसी के साथ साथ इसके बगल में यहां दो क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेजिकल। इसका नाम है सेमिनल वेजिकल। क्वेश्चन आते हैं सेमिनल वेजिकल पेयर में होते हैं कि सिंगल में होते हैं, याद रखना है ये कैसा होता है, पेयर्ड में होते हैं, वन पेयर। जहां पे सेमिनल वेजिकल आया, जहां सेमिनल वेजिकल भी आया प्लस वास डिफरेंस भी आया, तो ये जो एक कॉमन डक्ट बना ना, जहां सेमिनल वेजिकल भी है प्लस वास डिफरेंस भी है, इस जगह को, इस डक्ट को कहा जाता है इजाक्यूलेटरी डक्ट। इजाक्यूलेटरी डक्ट कौन सा है, जहां सेमिनल वेजिकल प्लस जहां वास डिफरेंस आके मिक्स हुआ, वहां जो कॉमन डक्ट बनाए हैं, इस डक्ट का नाम है क्या, इस डक्ट का नाम है इजाक्यूलेटरी डक्ट। इजाक्यूलेटरी डक्ट का काम क्या है, अभी बताते हैं इजाक्यूलेटरी डक्ट का काम क्या है। फिर ये जो डक्ट एक कॉमन डक्ट बना के इस जगह से ऐसे अंदर से जाएगा, ठीक है, ऐसे अंदर से जाएगा, रुको, ठीक है, देखो इसके अंदर से जाएगा, और ये जो डक्ट है, ये डक्ट के अंदर से स्पर्म तो रिलीज होके बाहर निकल ही सकते हैं। प्लस अगर हम इस जगह को देखेंगे तो इस जगह में मेल के बॉडी का यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग है, इसका जो ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग कहाँ आके मिक्स हो सकता है, ये इजाकुलेटरी जो डक्ट है, इस इजाकुलेटरी डक्ट में आके मिक्स हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या स्टोर करते हैं, यूरिन को स्टोर करते हैं, यूरिन को बाहर निकल, तो यहाँ से यूरिन बाहर निकल के आएगा पास। यहाँ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है स्पर्म, और ये स्पर्म ये सारे लाइन को क्रॉस करके, कौन सा लाइन को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर देखो वही तो याद रखना है, वही तो एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वो आएगा वासा डिफरेंस से, और वास डिफरेंस में देन आप तुम पहले इन जनरल डक्ट में आके गिरेगा। प्लस देखो इसमें जो आके गिरेगा फ्रॉम द टेस्ट, वो होगा स्पर्म। लेकिन यहाँ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे कुछ सिक्रेशन करते हैं, बहुत सारे सिक्रेशन देते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सिक्रेशन प्लस जो स्पर्म कहाँ से आ रहा है, स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म आ रहा है, हाँ जाओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म आ रहा है, वो स्पर्म ये दोनों मिला के, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेमिनल वेजिकल का सिक्रेशन प्लस स्पर्म, ये दोनों को मिला के जो यहाँ पे सिक्रेशन बन जाता है, इस सिक्रेशन का नाम हो जाते हैं सीमेन। इसी का नाम हो जाते हैं सीमेन, दैट इज द जेनिटल डिस्चार्ज ऑफ द बॉडी, मेल बॉडी का जेनिटल डिस्चार्ज। फिर ये आके कहाँ गिरेगा, इस इजैकुलेटरी डक्ट में आके गिरेगा। इजैकुलेटरी डक्ट से ये बीच में से जो डक्ट मैंने ड्रॉ किया, इस डक्ट से वो बाहर निकल के जाएगा। लेकिन यहाँ बॉडी का, मेल के बॉडी में यहाँ बनाते हैं जो मेल के बॉडी का एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेनिस, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द पेनिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटलिया भी कहा जाता है इसको, प्लस इसको कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है ऑफ मेल के बॉडी का। मेल के बॉडी में कॉप्युलेटरी ऑर्गन प्लस एक्सटर्नल जेनिटलिया कहा जाता है। ये जो डक्ट है, ये डक्ट का ओपनिंग यहाँ, ये डक्ट का ओपनिंग यहाँ होते हैं, जहां से ये स्पर्म रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है, अच्छा रुको, देखो एक बात यहां सुनो, और एक देखो, दोनों टेस्टिस में से
टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स को हम कहते हैं कितना नंबर में होते हैं, 250 नंबर में होते हैं। एक एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया जो कॉमन डक्ट बनाते हैं उसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो कॉमन डक्ट बनाते हैं उसका नाम है वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस आके ओपन होता है कहाँ, मेन जो एक्सटर्नल जेनिटल या पेनिस में आके। तो यहाँ पे स्पर्म कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनने के बाद थ्रू रेटी टेस्टिस एंड वासा इफरेंसिया एंड एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस यहाँ आके मिक्स होते हैं। जब इस जगह में आते हैं, इस वासा डिफरेंस के आसपास वन पेयर ऑफ ग्लैंड रहता है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कुछ चीजें सिक्रेट कर सकता है, तो वो सिक्रेशन प्लस इस सेमिनल वेसिकल का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्पर्म, ये दोनों मिला के सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस स्पर्म दोनों को मिला के जो सिक्रेशन बनते हैं उसको बोला जाता है मेल के बॉडी का जो जेनिटल डिस्चार्ज सीमेन बनते हैं। तो वो सीमेन यहाँ से आके इस ट्यूब के थ्रू ये बाहर निकल के जाते हैं थ्रू द पेनिस। अब ये जो डक्ट है, इस डक्ट के साथ जुड़ा है यूरिनरी ब्लैडर का भी डक्ट। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या बनाते हैं, हमें पता है यूरिन बनाते हैं। तो ये यूरिन भी बनने के बाद सेम कॉमन जो डक्ट है उस कॉमन डक्ट से निकल के जाते हैं। तो एक ही डक्ट हुआ पेनिस के अंदर से जहां से जेनिटल डिस्चार्ज सीमेन भी निकल के जा रहा है प्लस मेल की बॉडी में जो यूरिन बन रहा है वो यूरिन भी बन के जा रहा है। तो ऐसे एक कॉमन डक्ट जहां से यूरिन भी जाते हैं प्लस जहां से सीमेन भी जाते हैं, ऐसे डक्ट को क्या डक्ट कहा जाता है, वो मैंने फ्रॉग में पढ़ाया था। क्या डक्ट कहा जाता है, बोलो लास्ट बेंच, क्या डक्ट कहा जाता है ऐसे डक्ट को जिसके थ्रू यूरिन भी जाते हैं प्लस जिसके थ्रू जेनिटल डिस्चार्ज भी जाते हैं? यूरिनो जेनिटल, गुड, यूरिनो जेनिटल डक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यूरेथ्रा नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर से यूरिनरी जो डिस्चार्ज है यूरिन वो भी निकल के जा सकता है प्लस इसके अंदर से जो जेनिटल डिस्चार्ज है वो भी निकल के जाते हैं। यूरिनो जेनिटल डक्ट कहते हैं। ठीक है, चलो पेनिस लिखा है। चलो पेनिस के जो एंड टिप रीजन होते हैं, दिस रीजन में एक लूजली फोल्डेड स्किन होते हैं, इसको बोला जाता है फोर स्किन। ठीक है, और टिप रीजन का जो पेनिस का स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है ग्लैंस पेनिस। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्लैंस पेनिस। ओके, यहां मैंने वन पेयर ऑफ सिर्फ ग्लैंड का बात कहा है, लेकिन यहाँ पे और भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसी जगह सेमिनल वेसिकल के नीचे यहां तुम्हें वन पेयर ऑफ छोटे छोटे और 2 ग्लैंड दिखाई देगा। इस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम है, ये सीक्रेट करते हैं, कुछ लुब्रिकेट, ठीक है, और लुब्रिकेटिंग कुछ एजेंट सीक्रेट करते हैं जिसके वजह से पेनिस जो है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेटेड कंडीशन में रहने में हेल्प करता है। प्लस ये क्वेश्चन ये आएगा, बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है ये कितना मिलता है, याद रखना है 2, मतलब 1 पेयर में मिलता है। सेमिनल वेसिकल कितना मिलता है, 1 पेयर में मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ और एक ग्लैंड है जो सिंगल में मिलता है, सिंगल मतलब एक 1 में मिलता है, ठीक है, अनपेयर्ड है, वो है यहाँ का प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, सिंगल, एक ही मिलता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये दे देते हैं कि जितना सारा एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्लैंड में से कौन सा पेयर्ड ग्लैंड है और कौन सा अनपेयर्ड ग्लैंड है। ठीक है, कौन सा पेयर्ड ग्लैंड है और कौन सा अनपेयर्ड ग्लैंड है। तो यहाँ हमने डक्ट में देखा कौन कौन सा डक्ट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ग्लैंड का बात करें तो ग्लैंड हमें क्या क्या दिखाई दिया, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल कितना नंबर में दिखाई दिया, पेयर्ड में दिखाई दिया, याद रखना है पेयर्ड में दिखाई दिया। दूसरा कौन सा दिखाई दिया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखाई दिया। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कितना दिखाई दिया, 1 पेयर में दिखाई दिया, छोटे छोटे दिखाई दिया। ठीक है, और थर्ड में हमें दिखाई दिया यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड,
और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितना नंबर में है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पे सिंगल में है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ कितना है? सिंगल में है, ओके। और ये तीनों का सिक्रेशन बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल तो लुब्रिकेटिंग एजेंट सिक्रेट है, पेनिस को समझ में आ रहा है, कितना फास्ट हो गया। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है के सीमेन बनते हैं, सिक्रेट करते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि मेल के बॉडी में ना, हमारे बॉडी में कहीं पे भी फ्रुक्टोज नहीं मिलता है, ठीक है। हमारे बॉडी में कहीं पे भी फ्रुक्टोज नहीं मिलता है। जो सीमेन है ना, इस सीमेन का अगर कंपोजिशन देखोगे तो यहाँ कंपोजिशन में दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या क्या होते हैं। एक, इसमें कुछ सर्टेन एंजाइम होते हैं, कुछ सर्टेन एंजाइम होते हैं, कुछ टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है। दूसरा, इसमें होता है बहुत सारा, ढेर सारा स्पर्म, ठीक है। इसमें होता है बोलो, इसमें होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। इसमें होता है फ्रुक्टोज, सर्टेन एंजाइम, स्पर्म, फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये जो फ्रुक्टोज है, ये कैल्शियम ऑल्सो, वेरी गुड, थैंक यू, कैल्शियम ऑल्सो। यहाँ जो फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज बॉडी के ओनली इन सीमेन मिलता है, ओनली इन सीमेन मिलता है, ठीक है। तो फीमेल के बॉडी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फीमेल के बॉडी में सीमेन नहीं है, मेल के बॉडी में नहीं मिलेगा। तो कभी अगर किसी भी मतलब कहीं पे भी अगर ऐसा रेप केस कंडीशन आते हैं, तो उस टाइम कोई फीमेल अगर ऐसा सस्पेक्टेड है और मतलब फीमेल अगर कोई रेप हुआ है, तो वहाँ मतलब विक्टिम सच में रेप है कि नहीं है, इसको पहचानने के लिए उसका जेनिटल पार्ट में अगर फ्रुक्टोज मिल जाता है, तो इससे साबित हो जाता है कि उसका जेनिटल जो पार्ट है, फीमेल के जेनिटल जो पार्ट है, उस पार्ट में किसी न किसी तरीके से सीमेन गया था, ठीक है। तो वहां से क्लियर होते हैं, क्योंकि फ्रुक्टोज ओनली सीमेन में ही प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, पार इजैक्यूलेशन मेल का कितना स्पर्म जरूरी है? स्पर्म नीडेड, कितना स्पर्म जरूरी है? याद रखना है 200 मिलियन टू 300 मिलियन पार इजैक्यूलेशन। एक बार इजैक्यूलेशन में टोटल स्पर्म कितना चाहिए सीमेन के साथ? 200 मिलियन टू 300 मिलियन। तब जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि काउंटिंग ऑफ स्पर्म अगर कम होता है तो उससे फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होता है, क्योंकि इसमें से 60% ऑफ देम, मतलब इतना सारा स्पर्म में से 60% स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होता है, ठीक है, प्लस मैच्योर नहीं होते, इसकी वजह से बहुत इतना सारा स्पर्म का जरूरत होता है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, ठीक है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और कुछ नहीं है, ऑर्गन में मेनली ध्यान रखना है सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, उसका जो क्रॉस सेक्शन हमने किया था, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जहां दो सेल होते हैं, सर्टोली सेल और जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बना जो स्पर्मेटोगोनियम सेल, उस स्पर्मेटोगोनियम सेल को देखो, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आगे चले। नेक्स्ट देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सुनो ध्यान से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहला बात तो ये क्वेश्चन आएगा कि फीमेल के बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लोकेशन बताओ। जैसे हमने मेल में लिखा था सेम है, बट एक जगह में बस अलग है लोकेशन। इन ये भी क्या होगा? पेल्विस रीजन होगा, और बोल सकते हैं लोअर एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। मेल की बॉडी में भी रिप्रोडक्टिव पूरा ऑर्गन प्रेजेंट है, कहां पे? लोअर एब्डोमिनल रीजन में। लेकिन अगर क्वेश्चन मेल के अंदर से वहां आया टेस्टिस का लोकेशन, वहां आंसर लिखना है आउटर ऑफ द लोअर एब्डोमेन। टेस्टिस का पोजीशन एब्डोमेन के बाहर है, ठीक है। लेकिन यहाँ फीमेल के बॉडी में पूरा ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विस रीजन में और लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ये गार्डेड बाय किसे गार्डेड होता है? पेल्विक जो गार्डल है हमारे जो बोन का पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, पेल्विक गार्डल से ये कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड रहता है और गार्डेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा? ओवरी। कितना है? 1 पेयर। क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? कौन सा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है? जिसमें गैमेट बनते हैं। तो फीमेल की बॉडी में गैमेट कहाँ बनेगा? ओवरी में बनेगा। ओवरी का काम क्या है? प्रोड्यूस ओवम। ये ओवम बना सकता है, इसके अंदर ओवम बनते हैं। ठीक है। सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारा कुछ आएगा, कुछ डाक्ट्स आएगा, ठीक है, कुछ डाक्ट्स आएगा, कुछ ग्लैंड्स आएगा, ओके। एक्सटर्नल जेनिटलिया आएगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया आएगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया के साथ साथ यहाँ आएगा मेमोरी ग्लैंड भी इसमें ही आते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी इसमें ही आते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक जनरेशन से न्यू जनरेशन बनाने का प्रोसेस। तो जब कोई फीमेल बॉडी, ह्यूमन फीमेल बॉडी जब कोई न्यू जनरेशन बनाते तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी वो बच्चे को नरिशमेंट देना जरूरी हो जाता है। तो नरिशमेंट देने के लिए फीमेल के बॉडी में मेमोरी ग्लैंड बनता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? मिल्क भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड भी ऑब्वियसली यहाँ पे होगा सेकेंडरी इसका, और एक्सेसरी जो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलो नेक्स्ट देखो, इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम देखें तो उसके बॉडी में ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, चलो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो देखो, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सिस्टम ऑफ फीमेल बॉडी। देखो यहां से लेकर यहां तक जो ट्यूब दिख रहा है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का और एक नाम है ओविडक्ट। तो इस ओविडक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका तीनों रीजन है। एक, ये जो पम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस रीजन का नाम है इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम, ओके। देन ये जो है ये डक्ट का रीजन है। इस रीजन में एम्प्यूलर रीजन कहा जाता है। एम्प्यूलर रीजन का स्पेशलाइजेशन ये है कि यही रीजन होते हैं फर्टिलाइजेशन रीजन। फर्टिलाइजेशन रीजन, ठीक है। इनफेंडिबुलम, एम्प्यूलर रीजन में क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एम्प्यूलर रीजन को थोड़ा मार्क करते हैं। ये है एम्प्यूलर रीजन, ठीक है। एम्प्यूलर रीजन के बाद इस जगह को लेके यहां से लेकर यहां तक ये जो कनेक्शन है इसको कहा जाता है इस्थमस, ठीक है। सही लिखा? बोलो तो, एक सेकेंड। ठीक है, इसका नाम इस्थमास है। अच्छा, इनफेंडिब्यूलम जो रीजन है, इस इनफेंडिब्यूलम रीजन में ये देखो थोड़ा सा, ये जो रीजन है ये थोड़ा सा इसमें फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन दिख रहा है। इसका नाम है फिम्ब्री। इसका नाम है फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम क्या है? फिम्ब्री ने इनफेंडिब्यूलम के फिम्ब्री जो रीजन है, देखो जितना, देखो इस रीजन का सरफेस एरिया ज्यादा है कि इस रीजन का सरफेस एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ये जो ओवरी है, ये है ओवरी, पहले नाम लिख लेते चलो, ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी जिससे कनेक्टेड रहता है उस रीजन का नाम
किससे कनेक्टेड रहता है, लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है, कुछ स्पेशल लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड द फंडास रीजन, फंडास रीजन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और ये जो पूरा ही चेम्बर दिख रहे हो, दिस रीजन इज कॉल्ड द यूटेरस, इसको यूटेरस बोलेंगे। यूटेरस के नीचे जो कैनल है इसको सर्वाइकल कैनल कहा जाता है, सर्वाइकल कैनल कहा जाता है। सर्वाइकल कैनल का रीजन को सर्विक्स भी कहा जाता है, सर्वाइकल कैनल का रीजन को सर्विक्स भी कहा जाता है, सर्विक्स भी कहा जाता है। सर्विक्स जो रीजन है ये कंटेन बहुत सारा ग्लैंड, कंटेन ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स है इसमें जहां से बहुत सारे कुछ सिक्रेशन भी होते हैं। उसके नीचे जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड द वेजाइनल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड द वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ जो फिम्बरी दिख रहा है, फिम्बरी का काम ये है कि ये जो वन पेयर ऑफ यूटेरस, वन पेयर ऑफ यहाँ पे ओवरी है, ओवरी फीमेल के बॉडी में हर मंथ कोई एक ओवरी से एक ओवम बनाते हैं, सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। देन एक टाइम बीच में ऐसा आते हैं, वो हम तुम्हें सिखाएंगे हार्मोनल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बीच में एक दिन, पूरे मंथ का एक दिन बीच में ऐसा आते हैं जिस टाइम ये जो ओवरी है, ओवरी को रैप्चर करके ये सेकेंडरी oocyte क्या आते हैं, ये सेकेंडरी oocyte ओवरी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है ओव्यूलेशन, इसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। इसका डिटेल में पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल मेथड। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है 1 से 28 और 29 डेज। तो इस 28 और 29 डेज से अगर हम 14 डेज माइनस करेंगे तो बीच में कितना आएगा, कौन सा डे आएगा, 14th डे आएगा। तो ये टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 से 28 टू 29 डेज। तो यहाँ बीच में जो 14 डेज आते हैं, इस 14 डे में हो जाते हैं ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन के टाइम एक सेकेंडरी oocyte हर एक महीने में कोई भी एक ओवरी से निकल के आते हैं। तो यहाँ अगर सेकेंडरी oocyte आएगा तो सेकेंडरी oocyte को पहुंचना है इस जगह में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्प्यूलर रीजन में होना है, तो एम्प्यूलर रीजन तक जाना होता है। तो इसीलिए यहाँ से जब भी सेकेंडरी oocyte निकल के आएगा, सेकेंडरी oocyte को पकड़ने के लिए इस जगह में ऐसा कुछ चाहिए जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो, ताकि वो बहुत इजीली उसके अंदर घुस जाए। इसीलिए इन्फेंडिब्यूलम में यहाँ पे फिम्बरी का फॉर्मेशन हुआ है, और इस फिम्बरी के हेल्प से क्या करते हैं, इस सेकेंडरी oocyte को यहाँ पे अंदर घुसा लेते हैं, और ये सेकेंडरी oocyte जो है वो अंदर से चलने लगते हैं। अब यहाँ पे ओवम जो है, ये ओवम नॉन मोटाइल है ना, ओवम इस टाइम नहीं कहा जाता है, इसको सेकेंडरी oocyte ही कहा जाता है। ये सेकेंडरी oocyte नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं कर पाते हैं। मूव कौन कर पाते हैं, स्पर्म मूव कर पाते हैं, क्योंकि स्पर्म का मोटिलिटी पावर है, उसका टेल है, उसके अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उसको एनर्जी देने के लिए। तो यहाँ जो सेकेंडरी oocyte है वो तो चल नहीं सकता है। तो कोई बता सकते हो मुझे, यहाँ से वो सेकेंडरी oocyte जो है, वो सेकेंडरी oocyte इस एम्प्यूला तक कैसे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर सिलिया इस सेकेंडरी oocyte को इस जगह से एम्प्यूलर रीजन तक पहुंचने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियल ग्लैंड टिश्यू का चैप्टर में पढ़ाया था, देखोगे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं ऑन द लाइनिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और उसी की हेल्प से सेकेंडरी oocyte उस एम्प्यूला तक पहुंचता है, ठीक है। अब देखो यूटेरस में आ जाओ। अब ये जो यूटेरस है, यूटेरस का जो लाइनिंग दिख रहे हो, दिस लाइनिंग इज डिवाइडेड इनटू तीन लाइनिंग से डिवाइडेड है ये, ठीक है। एकदम अंदर से ये जो रीजन है, ये रीजन को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ये है एंडोमेट्रियम, ओके। एंडोमेट्रियम क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम थोड़ा ग्लैंड्यूलर होते हैं, ग्लैंड्यूलर प्लस इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल होते हैं, ओके, बहुत सारा ब्लड वेसल होते हैं। एंडोमेट्रियम के बाद थोड़ा सा थिक रीजन होते हैं, ये एंडोमेट्रियम के बाद थोड़ा सा थिक रीजन होते हैं, और वो बहुत ज्यादा मस्क्यूलर रीजन होता है, इसको कहा जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम थोड़ा थिक है, प्लस क्या है, थोड़ा मस्क्यूलर भी है, ठीक है, मायोमेट्रियम।
और मायोमेट्रियम के बाहर और एक लाइनिंग दिखाई दे रहा है, हमें मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम क्या है? पेरीमेट्रियम है थीन और लाइनिंग ऑफ यूटेरस, ठीक है, बाहर से जो लाइनिंग है यूटेरस का, उस लाइनिंग का नाम है पेरीमेट्रियम। सो यूटेरस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 चैनल हम तो एक ही कर रहे थे, तो यहाँ भी तो 3 रीजन, तीनों बना है। अंदर से जो रीजन है जो ग्लैंड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अब तुम उसके बाद जो मस्क्यूलर रीजन होते हैं उसमें मायोमेट्रियम, और बाहर जो में जो है उसका नाम है पेरीमेट्रियम। अब देखो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम को इसीलिए ब्लड वेसल इसमें बहुत ज्यादा होना है क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है टोटल कितना दिन के लिए? 28 to 29 डेज के लिए। लेकिन इसमें एक दिन जब शुरू होता है यहां से 3 to 5 डेज के लिए यहाँ एक फेज आते हैं जिसमें फीमेल की बॉडी में यूटेरस से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्लीडिंग होते हैं एक टाइम, ठीक है। वो कितना दिन के लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, शुरुआत में 1 से लेकर 3 और 5 दिन तक, उस टाइम जो ब्लीडिंग आते हैं वो ब्लीडिंग आते हैं बाय द रैप्चरिंग ऑफ दिस एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम टूट जाते हैं, इसीलिए यहाँ से ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग बाहर निकाल के आते हैं। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग जो फेज है उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये जो 1 से 3-5 दिन है इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिखाएंगे, ठीक है। बोलो, स्ट्रक्चर समझ में आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो प्रेजेंट है लोअर एब्डोमिनल रीजन में। लेकिन मेल जैसे टेस्टिस मेल के बॉडी में बाहर था वैसे नहीं होगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो है 1 पेयर ऑफ ओवरी जो ओवम बनाएगा। सेकेंडरी में दिखाई देगा बहुत सारे डाक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये देखो फेलोपियन ट्यूब जो है वो तो डाक्ट ही है। ग्लैंड, यहाँ पे सर्वाइकल जो कैनल है उसके साइड में बहुत सारे सर्विक्स के ग्लैंड होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ये बाद में आएगा, मेमोरी ग्लैंड भी बाद में आएगा, और उसके साथ साथ ओवरी से सेकेंडरी उस साइड निकल के जा रहा है। रीजन जो है वो रीजन का नाम याद रखना है। एम्प्यूलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। कनेक्शन इन बिटवीन एम्प्यूलरी रीजन एंड यूटेरस, दोनों के बीच में जो रीजन है उसका नाम है इस्थमास। जब कोई स्पर्म इसके अंदर पहुंचता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो स्पर्म इधर से पहुंचता है, ठीक है। इजैकुलेशन के बाद स्पर्म इस सर्विक्स के वेजाइना के बाद सर्वाइकल कैनल, उसके बाद यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस में पहुंचने के बाद दोनों साइड में ही जाते हैं, स्पर्म दोनों साइड में ही जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन किसको करेगा? जिधर साइड ओवम है उस साइड में जाके, ओवम नहीं, सेकेंडरी उस साइड जहां पे रहेगा उसी जगह में जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। यहाँ सेकेंडरी उस साइड और ओवम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ऊजेनेसिस में समझाएंगे। बोलो, इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम चले। देखो क्या बोला था, इवेंट्स जो सारे था रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वहां मैंने बोला था कि कुछ इवेंट्स होते हैं। उसमें फर्स्ट इवेंट ये है कि कोई एक मेल हो या कोई भी फीमेल हो, उसका बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको मैच्योर होना है। तो मैच्योरेशन हो गया कि ये जो ऑर्गन है वो ऑर्गन पहले क्या होना है, वो सारे ऑर्गन को बहुत अच्छे से मैच्योर होना है। उसके बाद क्या होना है? देखो, गैमेटोजेनेसिस होना है। गैमेटोजेनेसिस होना है मतलब क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। देखो यहां आया गैमेट और जेनेसिस मतलब है प्रोडक्शन, ठीक है, और सिंथेसिस। तो यहां द प्रोसेस बाय व्हिच gametes obviously both female and male are produced in their primary reproductive organ। और वो कौन है? फीमेल के लिए होगा ओवरी, मेल के लिए होगा, बोलो, टेस्टिस, ठीक है। इसमें स्पर्म और ओवम बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का टाइप्स देखें तो गैमेटोजेनेसिस को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे ह्यूमन बॉडी में। एक आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा आते हैं oogenesis, ठीक है, oogenesis। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब है स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस किस में होगा? ऑब्वियसली इन मेल में होगा, ठीक है।
oogenesis जो है, oogenesis क्या है, ओवम प्रोडक्शन, हम यहाँ पे ओवम लिख रहे हैं बट ओवम और सेकेंडरी oocyte में थोड़ा फर्क है। ओवम प्रोडक्शन, ठीक है, ओवम प्रोडक्शन कहाँ होगा, ऑब्वियसली इन फीमेल के बॉडी में होगा। और एक बात सुनो, यहाँ क्वेश्चन में दे देते हैं, अभी भूल गई मैं, एक सेकेंड, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के बॉडी में, oogenesis फीमेल के बॉडी में, और क्या बोलने जा रही थी, हाँ, कब शुरू होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम, कौन सा एज से शुरू होते हैं, और oogenesis प्रोसेस कब से शुरू होते हैं, इन द फीमेल, बोलो कौन बताओगे, गुड, फिटस नहीं, चलो एम्ब्रायोनिक, हाँ एक्चुअली फिटस ही है एक्चुअली, क्योंकि जब ऑर्गन बनेगा, लेकिन एम्ब्रायोनिक कंडीशन हम बोल सकते हैं, एम्ब्रायोनिक कंडीशन से ही शुरुआत हो जाते हैं फीमेल में oogenesis प्रोसेस, ठीक है, लेकिन मेल में कब शुरू होते हैं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आते हैं मेल में तब से शुरू होता है, और प्यूबर्टी मेल में लगभग इस एज में आ जाते हैं, ठीक है, 12 to 14 एज में आ जाते हैं। फीमेल में प्यूबर्टी में नहीं शुरू होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज मतलब oogenesis प्रोसेस का मिडिल फेज चलता है, उसे बहुत पहले ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये याद रखना है, क्वेश्चन में देते हैं। चलो आगे चले, स्पर्मेटोजेनेसिस चले, चलो नेक्स्ट देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होगा कहां से, ये देखो, ये सोचो एक 2n नंबर का कौन सा सेल, स्पर्मेटोगोनियम, ओके, 2n है क्रोमोसोम नंबर। स्पर्मेटोगोनियम पहले क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा, बोलो तो जब माइटोसिस डिवीजन करता है कोई भी सेल, तो वहां सेम साइज का, सेम क्रोमोसोम नंबर का 2 सेल बन जाते हैं। ये जो दोनों सेल बना, ये दोनों सेल का नाम हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कितना बना, टोटल 2 बना, क्योंकि यहां कितना है, एक ही स्पर्मेटोगोनियम से 2 बना। सुनो, अब एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करते हैं कोई भी स्पर्मेटोगोनियम, तो वो जितना सारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, एक ही टाइम में सारे स्पर्मेटोसाइट स्पर्म बनाने के काम में नहीं आता है। कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को रख देते हैं वो साइटोली सेल के आसपास, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और कुछ इसके बाद डिवीजन में जाते हैं। तो हमने सोच लिया कि ये जो प्राइमरी oocyte है इसका डिवीजन शुरू हो रहा है। तो ये प्राइमरी oocyte जब डिवीजन करेगा, तो अब कौन सा डिवीजन करेगा, अब ये करेगा मियोसिस डिवीजन। तो कोई भी सेल मियोसिस डिवीजन करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं, तो वहां से कैसा सेल बनते हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर का 2 सेल बनते हैं ना, तो ये n नंबर का 2 सेल बनेगा। लेकिन हमें पता है कि मियोसिस जो है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। तो यह मियोसिस 1 के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल बनाएगा, ये सब सेल का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे हम ये सबको, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मियोसिस को कंप्लीट करना है, तो ये हर एक सेल में मियोसिस 2 होगा, हम बोलेंगे इसको मियोसिस 2। तो यह मियोसिस 2 होगा, तो कितना क्रोमोसोम नंबर का सेल बन जाते हैं, यहाँ फिर से n नंबर का सेल बन जाते हैं, क्योंकि मियोसिस 2 में मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, ठीक है। तो यहाँ जितना सारा सेल बना, अब ये सारे सेल को क्या बोलेंगे, बोलो तो, बोलो तो, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे ना, ठीक लिखा, ठीक लिखा, बोलो तो, एक सेकेंड बोलो ना नंबर इसमें, स्पर्मेटिड नहीं बोलेंगे इसको, एक सेकेंड, लेट मी चेक, एक सेकेंड, हाँ नहीं, जर्म सेल्स मतलब जो सेल से गैमेट बनता है उसी को जर्म सेल्स कहा जा सकता है। स्पर्मेटोगोनियम है जर्म सेल, मेल जर्म सेल,
क्या होता है बता। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। सुनो, देखो स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटिड देखने में कैसा दिख रहा है, अभी गोल गोल दिख रहा है ना, लेकिन जब हम स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कर लेंगे तो हमें दिखाई देगा स्पर्म थोड़ा सा ऐसा देखने में है, ऐसे टाइप का कुछ देखने में है। तो अभी तो वो नहीं बना, अब क्या करना है, ऐसे सेल को स्पर्मेटिड जो है वो सब सेल अब क्या होगा, मैच्योर होगा, लेकिन कोई डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे। इस ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोल सकते हो और बोल सकते हो मैच्योरेशन। तो ये जब मैच्योरेशन हो जाएगा तब जाके यहां से क्या बनेगा, ये देखो जो स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म है, वो मैच्योर स्पर्म बनेगा। अब यहाँ पे हर एक स्पर्म को हम कह सकते हैं, हर एक मतलब हर एक यहाँ पे जो सेल बना उसको कह सकते हैं स्पर्म, नहीं तो हम इसको कह सकते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, लिखो इसको। ठीक है, ठीक है, स्पर्मेटिड बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ओके, अब देखो तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी, ऐसे क्वेश्चन, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बना है, 4 बना है। एक स्पर्मेटोगोनियम से कितना स्पर्म बनेगा, एक स्पर्मेटोगोनियम से कितना स्पर्म बनेगा, 8 बनेगा ना, इधर से भी तो बनेगा, ये मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, एक स्पर्मेटो, ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनियम से कितना है, एक से ये भी है, ये भी है, तो टोटल 8 बनेगा। लेकिन अगर पूछा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना है, 4 होगा। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना है, बोलो इसका आंसर दो। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा कि कितना स्पर्मेटोसाइट से कितना बन सकता है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है मेल के बॉडी में वो बहुत इजी प्रोसेस है क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन फीमेल के बॉडी में जो बनता है वो बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, चलो अब देखो बात खत्म नहीं हुआ, अभी बात खत्म नहीं हुआ। यहां जो स्पर्मेटिड से स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बना, मतलब मैच्योरेशन हुआ, इस फेज को और भी एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको स्पर्मियोजेनेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जितना स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बना ये सब मैच्योर तो हैं, लेकिन अगर हम टेस्टिस का सेक्शन देखेंगे, अगर हम कोई टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सोचो ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसके साइड साइड में ऐसे कुछ सेल होते हैं जिसका नाम है सर्टोली सेल, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मैच्योरिंग स्पर्म को, है ना, मैच्योरिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्पर्म अभी बना है ना, तो ये स्पर्म बनने के बाद इसका जो हेड रीजियन है स्पर्म का, उसका हेड रीजियन ऐसे इसके अंदर अंदर सर्टोली सेल के अंदर अंदर घुसा होते हैं। ठीक है, वो बनने के बाद ही वो लुमेन में नहीं आते। ये बीच का जो रीजन है इसको क्या बोला था मैंने, ल्यूमेन बोला था, ल्यूमेन में नहीं आते। उसका जो हेड रीजन है, ये हेड रीजन एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल के अंदर। तो इसके बाद और एक प्रोसेस आते हैं और एक छोटा सा प्रोसेस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि यहाँ जो सारे स्पर्म हैं, ये स्पर्म जब छोड़ के आएगा, ठीक है, ये लीव द सर्टोली सेल, देन ये ल्यूमेन में आएगा। ये जो छोटा सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम तुम्हें पूछा जा सकता है, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन। इसका नाम है स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मेटो हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही स्पर्मियोजेनेसिस भी है प्लस स्पर्मिएशन भी है, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही स्पर्मिएशन
स्पर्मियोजेनेसिस भी है, प्लस स्पर्मिएशन भी है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ बनाने का प्रोसेस, और स्पर्मेटोजोआ से तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ जब बन जाएगा तब ये इसका हेड जो है वो एम्बेडेड रहता है सार्टोली सेल में, इसीलिए जब सार्टोली सेल से लीव करेगा, छोड़ देगा, देन ये मैच्योर जो स्पर्म अभी ये फर्टिलाइजेशन का क्या है, लायक है, और ये कहाँ पे आ जाएगा, इन ल्यूमेन में आ जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन, याद रहेगा। चलो अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो गया, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में बहुत सारा हार्मोनल कंट्रोल होते हैं एक मेल के बॉडी में। चलो आगे चले, चलो हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। चलो मेल के बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कैसे हार्मोन हेल्प करता है, सुनो। देखो हमारे बॉडी में सुप्रीम कमांडर हम किसको कहते हैं, सुप्रीम कमांडर हमारे बॉडी में किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। हाइपोथैलेमस इज द सुप्रीम कमांडर। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से जितना हार्मोन रिलीज होता है वो सारे हार्मोन इसके नीचे प्रेजेंट एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी। इस पिट्यूटरी को कमेंट देते हैं और उस पिट्यूटरी ठीक करते हैं कि कौन सा ग्लैंड में जाके कौन सा सिक्रेशन कराना है। तो इस पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसका दो हिस्सा है, एक सामने का हिस्सा और एक पीछे का हिस्सा। याद रखना है इसको। सामने का जो इसको कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। पीछे जो है इसको कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में बहुत सारा बीच में, ये इस चैप्टर में तुम्हें पूछेगा नहीं, इसीलिए ये चैप्टर में डिटेल में बोलूंगी नहीं। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखोगे इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं और इस न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर 1 यूनिट होते हैं, और वो यूनिट खुद अकेले अकेले मतलब अलग अलग सेपरेशन है उसका, और वो अपना अपना फंक्शंस करते हैं। तो यहां उतना जरूरी नहीं है। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटेरियर बोलेंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ओके, बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट है। ये जो न्यूरॉन है ये सब न्यूरॉन को न्यूक्लियाई कहा जाता है, न्यूक्लियाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, न्यूरॉन का चैप्टर में सिखाएंगे न्यूक्लियाई क्यों कहा जाता है। सोचो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन और न्यूक्लियाई कैन सीक्रेट हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। और हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है 2 प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है, एक है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम है, रिलीजिंग हार्मोन से पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट होता है रिलीज करने के लिए, और इनहिबिटरी हार्मोन जो है वहां से हाइपोथैलेमस इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी को कुछ चीज को रिलीज ना करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में जो होम्योस्टैसिस है वो होम्योस्टैसिस ठीक ठाक रहे। होम्योस्टैसिस मतलब होता है बॉडी के अंदर हर एक चीज का कंट्रोल में रहना, बैलेंस में रखना। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है टू डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, वैसे ही पैनक्रियास के अंदर जो अल्फा सेल होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, वो सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। तो एक ग्लूकोज को बनाते हैं, एक ग्लूकोज को कम करते हैं। इसके हिसाब से मतलब इसी चक्कर में हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो ठीक ठाक हो जाते हैं, इसको होम्योस्टैसिस कहा जाता है। तो हमारे बॉडी में हर एक हार्मोन का इनहिबिटरी हार्मोन होता है, नहीं तो उसका कुछ एंटी हार्मोन ऐसा होता है जो बॉडी में हमारे बॉडी को क्या करते हैं, होम्योस्टैसिस कंडीशन में रखते हैं। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे 2 प्रकार का हार्मोन रिलीज करते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन से ये जो पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेटेड होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन से ये स्टिमुलेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम इस जगह में रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि यहाँ जो न्यूक्लियाई है हाइपोथैलेमस का, वहाँ पे जो RH हार्मोन रिलीज करते हैं वो RH हार्मोन का नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इस हाइपोथैलेमस से रिलीज होके आ रहा है। सोचो ये है GnRH, तो ये GnRH यहाँ से रिलीज होके आएगा। बात है कि कहाँ आएगा,
कहाँ आएगा, GnRH रिलीज होके, याद रखो, ध्यान से याद रखो कि ये रिलीज होके आएगा कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, याद रहेगा कहाँ आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। हार्मोनल कंट्रोल में न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड हो गया तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो प्रकार का हार्मोन रिलीज होगा, एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज तो होगा, लेकिन ये दोनों हार्मोन ही ट्रैवल करेगा किसके थ्रू, ट्रैवल्स थ्रू, क्योंकि हमें ये पता है थोड़ा सा कि ये जो ग्लैंड है ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैन सिक्रेट हार्मोन, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ क्या जुड़ा नहीं होता है, डार्क जुड़ा नहीं होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ डार्क जुड़ा होता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशन है हार्मोन वो किसके थ्रू ट्रैवल करेगा, ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल करेगा। तो ये ट्रैवल्स थ्रू ब्लड, ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके ये आएगा कहाँ, ये जो FSH है, FSH आके एक्चुअली किसको स्टिमुलेट करेगा, FSH आके स्टिमुलेट करेगा यहाँ बैठा हुआ सार्टोली सेल को, सार्टोली सेल को, ठीक है। तो ये FSH सार्टोली सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा, ओके। और इधर साइड में है FSH, तो FSH कहाँ जाएगा, FSH के लिए भी एक सेल है जो मैंने पहले टेस्टिस का पार्ट पढ़ाने के टाइम बोला था कि इसको याद रखो, वो है लिडिग सेल, ठीक है, वो है लिडिग सेल। ये जाके लिडिग सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, लिडिग सेल को जाके। अब ये स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट, ओके। ठीक है, चलो देखो, सार्टोली सेल अगर FSH के थ्रू स्टिमुलेटेड हो जाते हैं तो सार्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं, सार्टोली सेल यहां से रिलीज करते हैं ABP। एक बार चेक करके बताओ कि हमने जब सार्टोली सेल लिखा था वहां पे 3-4 पॉइंट लिखा था, एक लिखा था अनइवन स्ट्रक्चर, दूसरा लिखा था सीक्रेट ABP, देखो लिखा था सीक्रेट ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, याद है, देखो लिखा है ABP का फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सार्टोली सेल सीक्रेट करता है। और जो लिडिग सेल है, ये लिडिग सेल क्या सीक्रेट करते हैं, लिडिग सेल सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और इसी को ही मेल एंड्रोजन कहा जाता है और सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो एंड्रोजन बना, ये एंड्रोजन अभी कैसा कंडीशन में है, ये डाइल्यूटेड कंडीशन में है, इसीलिए ये जो ABP है इस ABP का जरूरत होता है, और ये ABP इस डाइल्यूटेड टेस्टोस्टेरोन को किस में बदल देते हैं, कंसेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन में बदल देते हैं। अब ये जो कंसेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन बना, इसका काम हो गया बहुत सारा, इसका फंक्शन देखें तो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जितना सारा फंक्शन है वो करते हैं। दूसरा जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये सब जितना मेल रिप्रोडक्टिव चीज के साथ जुड़ा, जैसे कि प्लस मस्क्यूलर बॉडी, मेल में क्यों होते हैं, मस्क्यूलर बॉडी हार्मोनल कंट्रोल में होते हैं, प्लस बियर्ड जो बनते हैं, ठीक है, मतलब हेयर्स ऑन द फेस रीजन, ठीक है, हेयर्स ऑन फेस रीजन, प्लस फेस रीजन, प्यूबिक एंड पेल्विक रीजन, प्लस जो बोलो तो मेल के बॉडी में लो पिच वॉइस होते हैं कि हाई पिच वॉइस होते हैं, लो पिच वॉइस होते हैं, लो पिच वॉइस होते हैं, लो पिच वॉइस, हाई पिच मतलब बहुत ज्यादा, हाँ फीमेल में होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं हाई पिच वॉइस, इसलिए बहुत ज्यादा क्या बोलूं, सुरेला, बहुत ज्यादा शार्प होता है सुनने में, ठीक है। और लो पिच वॉइस मेल में प्रेजेंट होते, मेल में होते हैं, ठीक है। ये सब कंट्रोल करता है कौन, मेल के बॉडी में। प्लस लिबिडो, अरे सॉरी, लिबिडो मतलब है, लिबिडो मतलब सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसको लिबिडो कहा जाता है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन बना, ओके।
अब देखो तो यहाँ जितना बात यहाँ पे बोला है मैंने, तो एक हार्मोन का यहाँ सबका पॉजिटिव फीडबैक है कि नहीं, मतलब यहाँ से GnRH पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, मतलब निकल रहा है ना। जितना GnRH निकलेगा उतना FSH भी निकलेगा ना, जितना GnRH निकलेगा उतना LH भी निकलेगा, जितना FSH और LH दोनों को एक साथ मिला के GTH कहा जाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो ये FSH भी यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा है, LH भी यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा है। LH के लिए सार्टोली सेल भी यहाँ पे ABP बना रहा है, और यहाँ LH के लिए लीडिंग सेल भी डाइल्यूटेड टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। ABP यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन में बना रहा है, मतलब एक मेल के बॉडी में कंटिन्यूअसली टेस्टोस्टेरोन बन ही रहा है। क्या इतना ज्यादा जरूरत है कि कंटिन्यूअसली कोई टेस्टोस्टेरोन किसी के बॉडी में बने? जरूरत नहीं है। हर एक हार्मोन का, हर एक एंजाइम का हमारे बॉडी में एक नॉर्मल मात्रा होता है, उसी के अंदर उसको बनना है, उससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं, उसके ज्यादा होगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए ये जो कंट्रोल है इसमें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पे होम्योस्टेसिस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ जगह में नेगेटिव फीडबैक का जरूरत होता है, ताकि यहाँ पे जो हार्मोन्स बना है वो सब कंट्रोल में रहे। अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कौन देते हैं, सुनो। एक तो ये सार्टोली सेल जो है वो रिलीज करते हैं इनहिबिन एक ऐसा हार्मोन है जो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। किसको दे सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। एक खुद जाके इसका जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, जहां से FSH निकल रहा है, LH निकल रहा है, उसको स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब ना बनाने के लिए नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। नहीं तो डायरेक्टली जहां से GnRH बन रहा है हाइपोथैलेमस का, वहां पे भी जाके वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। जब बॉडी में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का जरूरत नहीं है, तब इनहिबिन जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो GnRH नहीं बनेगा, GnRH नहीं बनेगा तो FSH LH कम बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो नेगेटिव चला जाएगा। नहीं तो अगर ये FSH को ही दे रहा है या LH को ही दे रहा है नेगेटिव फीडबैक, तो ये बाकी का प्रोसेस जो है वो बाकी का प्रोसेस नेगेटिव रहेगा। एक हो गया ये। प्लस दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, दिस टेस्टोस्टेरोन जब देखता है कि मेरा कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा मैं बन रही हूँ, तो उसके बाद ये खुद ही सोच लेते हैं नहीं मेरा तो मम्मी पापा कोई नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये खुद देते हैं नेगेटिव फीडबैक एडिनोहाइपोफाइसिस को, नहीं तो ये खुद दे सकता है GnRH को बनने में नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को। ठीक है, देखो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आया है कि नहीं आया? ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है मेन, यहाँ पे मेन जो पार्ट है जहां से GnRH बनते हैं। GnRH बनने के बाद वो पिट्यूटरी का ओनली किस में अटैक करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, एडिनोहाइपोफाइसिस को कि न्यूरोहाइपोफाइसिस को, एडिनोहाइपोफाइसिस को। एडिनोहाइपोफाइसिस स्टिमुलेटेड होगा तो क्या निकलेगा, GTH मतलब FSH और LH दोनों को एक साथ बोला जाता है। FSH किसको स्टिमुलेट करेगा, सार्टोली सेल को। LH किसको करेगा, किसको, लीडिंग सेल को। देखो LH लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए LH का और एक नाम दिया जाता है, वो है ICSH। देखो NCERT में इसका नाम पे नहीं दिया है इस चैप्टर में, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछता है तो बहुत अच्छा पूछ लेते हैं। LH का नाम ये क्योंकि LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH का फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों नाम हुआ, तुम लोगों को याद है? जो मैंने ऐसे सार्टोली सेल क्या बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाया था, और मैंने बोला था इनके बीच में जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। और लीडिंग सेल कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो तो? लीडिंग सेल तो यहीं पे प्रेजेंट होता है ना, ये है ना लीडिंग सेल, यही तो है ना लीडिंग सेल। तो ये लीडिंग सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और लीडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा था मैंने। ठीक है, अब ये LH क्या करते हैं, LH ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, मतलब इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए LH का और एक नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो कभी कभी दे देते हैं LH नहीं है ICSH दिया है, कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे ICSH का मतलब क्या है। चलो नेक्स्ट चले, oogenesis को करो कि नहीं करो? अच्छा एक लाइन लिख के रखो, क्वेश्चन में कभी कभी दे देते हैं कि जो टोटल जो जितना 2
100 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म जो जरूरत होता है पार इजैकुलेशन में, ठीक है, इजैकुलेशन में ये तो जरूरत है, इसमें से 60% एटलीस्ट ऑफ देम मस्ट हैव, क्या होना चाहिए, 60% को होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज का, ठीक है, 60% एटलीस्ट ऑफ देम मस्ट हैव नॉर्मल साइज एंड शेप, ओके, एंड 40% of them should have normal or vigorous motility. Vigorous motility. Motility. ठीक है, ये याद रखो थोड़ा। चलो स्पर्म, हाँ बोलो। सेकेंडरी oocyte, ओके ओके, हो ट्विंस का बात थोड़ा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ट्विंस का बात समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा फिर भी समझा देते, तुम्हें क्वेश्चन आया मन में तो देखो। ट्विंस जो है वो ट्विंस दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन, ठीक है, और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विन, ठीक है, दो प्रकार का ट्विन होते हैं एक्चुअली। डाइजाइगोटिक ट्विन मतलब जहां मैंने यहां पे बोला था, कहां गया मेरा पेज, कहां गया, यहां पे मैंने बोला था, नॉर्मल बात कहा था बेसिक, कि हर एक मंथ में एक ही सेकेंडरी oocyte आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक फीमेल में दो ओवरी में एक ही मंथ में दो सेकेंडरी oocyte आ सकता है, और वो हमें नहीं पता, बाय चांस वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। सोचो कोई भी कपल में फीमेल का इसी मंथ सेकेंडरी oocyte यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और उसी मंथ में बाय कॉपुलेशन ये भी फर्टिलाइजेशन हो गया, ये भी फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से हमें पता है थोड़ा सा कि ये और ये दोनों मिला के जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट से एक बेबी का मैच्योरेशन होगा, और यहां भी जो फर्टिलाइजेशन हुआ यहां भी एक जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट से एक बेबी का मैच्योरेशन होगा। तो यहां दोनों अलग अलग जाइगोट नहीं बना, ठीक है। इसके लिए यहां पे बनेगा, चलो कहाँ है पेज, इसके लिए यहां होगा डाइजाइगोटिक ट्विन, यहां होगा डाइजाइगोटिक ट्विन, दोनों अलग अलग जाइगोट से बनेगा। अब मोनोजाइगोटिक ट्विन मतलब तुमने सही कहा कि एक ही बार तो एक ही ओवम आते हैं, एक ही ओवम रहेगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी उसको एक ही करेगा। अगर कहीं पे भी सुने हो कि एक ओवम को दो स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है तो दो बेबी बनता है, तो वो कंसेप्ट पूरा गलत है, क्योंकि एक ओवम को कभी भी दो स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। अगर करेगा नहीं करता है तो हम लोग ह्यूमन नहीं रहेंगे। ओवम में सेकेंडरी oocyte में होता है N और एक स्पर्म में होता है N, है ना, तो ये दोनों मिला के 2N बनता है, तब जाके हम लोग ह्यूमन बीइंग बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे 46 क्रोमोसोम आते हैं, 23 एंड 23 मिला के 46 क्रोमोसोम आते हैं। अब अगर बोलोगे कि और एक स्पर्म भी इसको फर्टिलाइज किया तो इसमें तो 3N हो जाएगा, हम लोग को 3N कभी नहीं हो सकता है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे एक ही ओवम को एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया, उसी मंथ एक ही ओवम बना था, मतलब सेकेंडरी oocyte बना था, यहाँ से एक ही जाइगोट बना है, एक ही जाइगोट बना है, लेकिन जाइगोट जब बनते हैं तो उसके बाद वो क्या बनते हैं, एम्ब्रायो बनाते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस होने के बाद इस जाइगोट का कैसा कंडीशन होता है, पहले बनाते हैं ये 2 सेल, मतलब एक बार क्लीवेज होता है तो 2 सेल बनता है, उसके बाद और एक बार होता है तो 4 सेल बनता है, उसके बाद 8 से कितना 16 से कितना 32, ऐसे करके कंटिन्यूअसली सेल बढ़ता जाता है। देन वो जो एम्ब्रायनिक कंडीशन है उसमें मोडुला स्टेज आते हैं, ब्लास्टुला स्टेज आते हैं, और लास्ट में ग्रास्टुला स्टेज आते हैं। देन वो धीरे धीरे करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है और वो बनाते हैं एक फीटस, ठीक है। देन वो मैच्योर बेबी बनते हैं। तो जब तक ये कंडीशन रहता है ना, 4 से 8 सेल जब रहता है, इसको बोला जाता है ब्लास्टोमियर कंडीशन और मोडुला कंडीशन। तो इस टाइम ना जितना सारा सेल है, याद रखो ये सब सेल में टोटीपोटेंसी होते हैं, टोटीपोटेंसी होते हैं। टोटीपोटेंसी मतलब मेरे बॉडी का 1-2 सेल अगर बाहर चला गया और वहां से न्यू ऑर्गेनिज्म बना, इसको कहा जाता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब एक ऑर्गेनिज्म का हर एक सेल से अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनने का एबिलिटी रखता है, उस पावर को बोला जाता है टोटीपोटेंसी। तो इसमें क्लस्टर में कितना सारा सेल है, सोचो 8 सेल है या 4 सेल है ऐसे, तो यहां से एक इंडिविजुअल बन सकता है,
यहां से एक इंडिविजुअल बन सकता है, यहां से एक इंडिविजुअल, यहां से एक इंडिविजुअल, यहां से एक इंडिविजुअल, यहां से एक इंडिविजुअल। 4 सेल है तो 4 बच्चा बन सकता है, 8 सेल है तो 8 बच्चा बन सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है एबिलिटी, इसको टोटिपोटेंसी कहा जाता है। अब इस टाइम अगर दोनों सेल से अलग अलग, ये सेल से ऑर्गेनिज्म बना, ये सेल से ऑर्गेनिज्म बना, तो उस कंडीशन में उस ट्विन को बोला जाता है मोनोजाइगोटिक, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बना है। क्लियर हुआ? इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, सेक्स जो है सिमिलर होने का चांस है, सिमिलर ही होते हैं। क्योंकि देखो मम्मी से अगर एक्स आया, मम्मी से तो एक्स ही आएगा, पापा से अगर एक्स आएगा तो यहाँ सारे सेल में सिर्फ एक्स एक्स रहेगा ना, तो यहाँ जितना भी सेल है सब में एक्स और एक्स है, तो जितना भी बच्चा बनेगा सेम सेक्स का होगा, है ना। तो इसमें भी एक्स एक्स होगा और इसमें भी एक्स एक्स होगा, तो वो दोनों बच्चा ही फीमेल बनेगा। अगर यहाँ पे पापा एक्स नहीं दिया, वाई दिया है, तो यहाँ पे भी देखो ये जितना सेल बनेगा उसमें तो यही रहेगा ना, एक्स एक्स तो नहीं रह सकता, तो दोनों पे भी यहाँ पे क्या होगा, बॉय होगा। शकल में भी सेम होगा, क्योंकि इसमें जो स्पर्म पापा ने डोनेट किया था उसी से ये ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और जो ओवम डोनेट किया था उसी से बन रहा है, तो अलग कुछ नहीं है। तो दोनों में क्रोमोसोमल सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होते हैं। शकल में बहुत सारे देखोगे दोनों एकदम हमशक्ल है, वो ऐसे ही मोनोजाइगोटिक के लिए होते हैं। डाइजाइगोटिक के लिए क्या है, यहाँ अलग एक जाइगोट बना था, यहाँ अलग एक जाइगोट बना था ना, तो ये जाइगोट कहाँ से बना था, ये ओवम प्लस ये स्पर्म, ये से यहाँ से बना था, और ये कहाँ से बना था, ये ओवम प्लस ये स्पर्म यहाँ से बना था। तो सोचो यहाँ से मम्मी दिया एक्स और पापा ने दिया वाई, तो ये बच्चा क्या बनेगा, क्या बनेगा, बॉय बनेगा। तो यहां से सोचो मम्मी ने दिया एक्स और पापा ने दिया एक्स, तो यहाँ बच्चा क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि फीमेल बनेगा, इसमें दोनों बच्चा मेल फीमेल, दोनों बच्चा ही मेल हो सकता है, दोनों बच्चा ही फीमेल हो सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों हो सकता है, प्लस शकल में भी डिसिमिलर हो सकता है, क्योंकि जो है जाइगोट तो अलग है। क्लियर हुआ जाइगोट ट्विंस का मतलब? ठीक है, तो फिर आज इतना करते हैं। oogenesis प्रोसेस और उसका जो हार्मोनल कंट्रोल है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है।